हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MCQ वाला। फ्रेंड्स, आज की सेशन में हम देखेंगे किरण पब्लिकेशन में सेट नंबर 2 को। इससे पहले एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है। साथ ही साथ हमारा प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 भी, जैसा मैंने कि वादा किया था कि बहुत ही जल्द स्टार्ट कर दिया जाएगा, तो वो भी स्टार्ट कर दिया गया है। और साथ ही साथ हमारा बहुत सारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस को अच्छे से देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चंस अच्छे होते हैं। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि कौन सा प्रैक्टिस सेट अच्छा होता है, तो आपको ये नहीं देखना है। आपको क्या करना है कि सारे प्रैक्टिस सेट को लगा के चलना है। तैयारी में कभी भी ये नहीं देखा जाता है कि कौन सा अच्छा होता है। सबका अपने अपने लेवल का एक महत्व होता है। जैसे कि बिहार के एग्जाम के लिए एडुटेरिया हो गया, किरण पब्लिकेशन हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, खान सर की पुस्तक हो गई, इन सभी से क्वेश्चंस देखा जाता है कि लगभग मैच हो जाता है। तो इसलिए आपको इन सभी प्रैक्टिस सेट को लगवाना है। और हम क्या है कि इन चुनिंदा पब्लिकेशंस का ही प्रैक्टिस सेट करवाते हैं और सेलेक्टेड ही होता है सारा। तो आप लोग इन सभी प्रैक्टिस सेट को अच्छे से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को। और वीडियो पसंद आता है तो आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक किया करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर किया करिए। और अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो BSSC से रिलेटेड अपलोड होगी तो उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को, सेट नंबर 2 को। सेट नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 है, पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक जिसका पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन भारतीयों के हाथों में था, डैश में स्थापित किया गया था। तो पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो ये किया गया था वर्ष 1911 में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से इसकी स्थापना की गई थी और इसका स्वामित्व और प्रबंधन ये पूर्ण रूप से भारतीयों के पास थी। तो इसको ध्यान में रखेंगे, इसकी स्थापना 1911 में की गई थी। आपसे बैंक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको याद रखना है कि जैसे फिर 1921 में क्या इंपीरियल बैंक की स्थापना की जाती है, उसके बाद 1935 में क्या है कि उसके RBI की स्थापना की जाती है। तो इन सभी को आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद क्या है 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। तो इन सब बात को, बैंक से जुड़ी चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, किस सिख गुरु के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियाँ मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर श्री हरमंदिर साहिब की आधारशिला रखी थी? तो श्री हरमंदिर साहिब की आधारशिला जो है ये गुरु अर्जुन देव के समय में रखवाया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। और इन्होंने किसको निमंत्रण दिया था? तो सूफी संत हजरत मियाँ मीर को दिया था। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। और ये कब रखा गया था? अमृतसर मतलब हरमंदिर साहिब का जो मतलब ये मंदिर है, इसका नींव कब रखा गया था? तो ये रखा गया था 1588 ईस्वी में। इसको भी ध्यान में रखेंगे। और गुरु अर्जुन देव जो है ये सिख गुरु में, टोटल सिख गुरु में 10 गुरु होते हैं, जिसमें से 5वें नंबर के गुरु थे श्री अर्जुन देव। पहले नंबर के कौन थे? गुरु नानक। और लास्ट गुरु गुरु गोविंद सिंह। इन सभी को याद रखेंगे। 3, देवी अम्मा निम्न में से किस नृत्य या नाटक प्रदर्शनों की अधिशास्त्री देवी है? तो देवी अम्मा के सामने कौन सा जो है ये नृत्य या नाटक किया जाता है? तो इनके सामने भवाई नृत्य करवाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। और इसका संबंध जो है ये गुजरात राज्य से है। ये जो नृत्य है ये गुजरात राज्य में होता है। यह मंदिर के सामने खुले प्रसंग में किया जाता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 4, केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली से होकर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो दादरा और नगर हवेली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ से प्रवाहित होने वाली मुख्य नदी जो है ये है दमन गंगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 5, किस राज्य सरकार ने राज्य में 3 नए जिले मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचमन सिटी बनाने की घोषणा की है? तो ये राज्य में 3 नए जिले मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचमन जो है ये किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा राजस्थान में। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अब राजस्थान में कितने जिले हो गए? तो 53 जिले हो गए हैं। इसको भी ध्यान में रखेंगे। और अगस्त 2023 में क्या हुआ था? अगस्त 2023 में राज्य सरकार ने 17 नए जिलों की घोषणा की थी और 2 बड़े शहर जयपुर और जोधपुर को फिर से रेखांकित भी किया था। ये भी ध्यान में रखेंगे। 6, चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक जो हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ध्यान में रखेंगे, चेंजिंग इंडिया पुस्तक जो है ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की पुस्तक है। 7, चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान जो है ये स्थित है गुजरात में।
ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे चावरा राजवंश के प्रमुख राजा वनराज चावरा के बारे में अस्तित्व मिला है चांपेर पावनगढ़ पुरातात्विक उद्यान से। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 8 सन 1944 में भारत के बड़े उद्योगपतियों ने एकजुट होकर स्वतंत्रता मिलने के बाद देश में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था। उस मसौदे को किस नाम से जाना जाता है? तो उस मसौदे को जाना जाता है किस नाम से? तो ये द बॉम्बे प्लान के नाम से। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 9 निम्नलिखित में कौन सा खेल कॉन्का कैफ गोल्ड कप से संबंधित है? तो कॉन्के कैफ गोल्ड कप से संबंधित कौन सा खेल है? तो ये है आपका फुटबॉल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 10 प्रयाग प्रशस्ति डैश में संकलित की गई है। तो प्रयाग प्रशस्ति जो है ये किस भाषा में संकलित की गई है? तो ये संस्कृत में। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। प्रयाग प्रशस्ति 4वीं शताब्दी ईस्वी के गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के शासनकाल पर आधारित एक शुद्ध संस्कृत में लिखा गया अभिलेख है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। और समुद्रगुप्त को ही क्या कहा जाता था? भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। 11 दिलवारा और जरगा पर्वत चोटियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दिलवारा और जरगा पर्वत चोटियाँ जो है ये राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। दिलवारा में एक जैन मंदिर भी है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। 12 चंदावर की लड़ाई मोहम्मद गौरी और डैश वंश के कन्नौज के जयचंद के बीच हुई थी। तो चंदावन की लड़ाई जो है ये मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुई थी। और जयचंद जो है ये किस वंश से संबंधित है? तो इसका संबंध जो है ये है गहरवाल वंश से। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। और ये चंदावर की लड़ाई जो है ये हुई थी 1193 में। इसको भी ध्यान में रखेंगे। 13 संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन प्रतिवर्ष किस दिन नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज मनाता है? तो यूएन किस दिन को मनाता है? तो ये मनाया जाता है 7 सितंबर को। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। हर वर्ष 7 सितंबर को नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 14 कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? तो ओपेक क्या है? ये पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी। और अगर पूछ ले कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो ऑस्ट्रिया के वियना में है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। और इसका सदस्य देश कौन नहीं है? तो ये केन्या जो है ये ओपेक का सदस्य देश नहीं है। इसको ध्यान में रखेंगे। इसमें सदस्य देश में कौन कौन सा आता है? तो ईरान आता है, इराक आता है, कुवैत है, सऊदी अरब, वेनेजुएला, कतर, इंडोनेशिया, लीबिया, यूएई, अल्जीरिया, नाइजीरिया, इक्वाडोर, गैबोन, अंगोला, इक्वेटोरियल गिनी और कांगो रिपब्लिक। तो इसको ध्यान में रखेंगे। केन्या ओपेक का सदस्य नहीं है। 15 चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मानदंडों और दिशा निर्देशों का संकलन डैश कहलाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? तो चुनाव के समय आचार संहिता, आप लोग सुने होंगे कि आचार संहिता लगा दिया जाता है। इसके तहत क्या होता है कि मानदंड और दिशा निर्देश स्थापित किया जाता है कि अब कोई भी प्रचार वरचार नहीं करेगा। यही होता है आचार संहिता। 16 भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो भद्रा वन्यजीव अभयारण्य जो है ये स्थित है कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 17 निम्नलिखित में से किस संगठन ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही का दिवस घोषित किया था? तो सीधी कार्यवाही दिवस, इसी को डायरेक्ट एक्शन डे भी कहते हैं, ये किसके द्वारा मनाया गया था? तो ये मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। याद रखेंगे, डायरेक्ट एक्शन डे मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। 18 डैश ने भारतीय और यूरोपीय शैलियों को एकीकृत करके मुंबई में ताजमहल पैलेस होटल का निर्माण कराया था। तो मुंबई में जो ताज होटल है उस पैलेस का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये करवाया गया था जमशेदजी टाटा के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। आपको पता होना चाहिए कि ताज होटल जो है वो टाटा का ही है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 19 इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है? तो इजराइल के द्वारा हमास से जारी लड़ाई का कोड नाम जो है वो दिया गया है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे।
20 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 800 से अधिक है? तो दिए गए ऑप्शंस में किसका जनसंख्या घनत्व जो है वो 800 से अधिक था? तो ये केरल राज्य का। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। केरल का जनसंख्या घनत्व जो है वो कितना है? तो वो है 1028। तो इसको ध्यान में रखेंगे। बिहार का कितना है? तो बिहार का है 1106, जो कि देश में सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश का कितना है? उत्तर प्रदेश का है 829। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 21 लोकप्रिय बालिका बचत योजना सुकन्या समृद्धि योजना के तहत वर्तमान में आवश्यक न्यूनतम वार्षिक जमा राशि कितनी है? तो सुकन्या समृद्धि योजना के तहत न्यूनतम वार्षिक जमा राशि जो है ये कितनी है? तो ये है 250 रुपये। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। इसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 22 भारत सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम CRSP का शुभांकर किस वर्ष किया है? तो इसका शुभांकर जो है भारतीय सरकार ने 1986 में किया था। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। यह ग्रामीण स्वच्छता का भारत का पहला राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम भी था, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम। 23 712 में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व डैश ने किया था? तो 712 में अरब का कौन सा आक्रमणकारी था जिसने भारत पर आक्रमण किया था? तो ये था मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला जो शासक है ये भी मोहम्मद बिन कासिम ही है। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। और भारत पे सबसे पहला आक्रमण किसने किया था? तो अरब वालों ने किया था। ये भी ध्यान में रखेंगे। अरब और तुर्क में कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहला आक्रमण अरब के द्वारा ही किया जाता है। 24 संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस का भाग था? तो कौन सा राज्य पहले रूस का भाग था? तो ये अलास्का जो है ये पहले रूस का भाग था। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। 3 जनवरी 1959 को ये अमेरिका को रूस ने हस्तांतरित कर दिया है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 25 भारत में चुनाव सुधारों के संदर्भ में वीवीपैट में टी का क्या अभिप्राय है? तो टी का अभिप्राय जो है वो है ट्रायल से। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। तो वीवीपैट का ये फुल फॉर्म होता है वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिटर ट्रेल। तो टी से मतलब होता है ट्रेल। 26 भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी द्वारा विनियमित होता है। तो सिडबी जो है ये किसके द्वारा विनियमित होता है? तो ये होता है RBI के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। और पूछ ले अगर आपसे कि सिडबी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो सिडबी का मुख्यालय जो है ये लखनऊ में स्थित है। ये भी ध्यान में रखेंगे। 27 पतदकल नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो पतदकल नृत्य उत्सव जो है ये कहाँ पे आयोजित किया जाता है? तो कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। ये चालुक्य शासक की राजधानी भी थी कर्नाटक और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी इसको शामिल किया गया है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 28 भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक डैश है। तो प्रस्तावना के अनुसार भारत क्या है? तो प्रस्तावना के अनुसार भारत एक गणतंत्र है। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। प्रस्तावना में कितने तरह की न्याय की बात की गई है? तो 3 तरह के न्याय की बात कही गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। और प्रस्तावना में कुल अभी तक एक ही बार संशोधन हुआ है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, एक संप्रभुता, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत एक ही बार इसमें अभी तक क्या हुआ है? तो संशोधन हुआ है प्रस्तावना में। 29 गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो कुमार गुप्त ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। ये कहाँ पे? वर्तमान में राजगीर में स्थित है नालंदा विश्वविद्यालय। 30 IMF ने भविष्यवाणी की है कि वित्त वर्ष 2024 में भारत की GDP वृद्धि दर डैश होगी। तो IMF के द्वारा कितना अनुमानित किया गया है भारत का 2024 में GDP वृद्धि दर? तो ये किया गया 6.3%। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। 31 भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति देश द्वारा की जाएगी।
तो यानी कि किसका बात कर रहा है ये, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कैग की बात किया जा रहा है। कैग जो है आर्टिकल 148 से 151 तक संविधान में इसकी चर्चा है और यह एक संवैधानिक पद है और कैग की जो नियुक्ति है ये की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 32 मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर वास्तुकला की डैश शैली का उदाहरण है। तो खजुराहो का मंदिर जो है ये किस शैली में बना हुआ है, तो ये बना हुआ है नागर शैली में। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। उत्तर भारत में जो भी नदियाँ होती है वो नागर शैली की बनी होती है। दक्षिणी भारत की नदियाँ मंदिर, उत्तर भारत की जो भी मंदिर है वो नागर शैली की बनी होती है। दक्षिणी भारत में जो भी मंदिर है वो द्रविड़ शैली में, और मिडिल ऑफ द कंट्री जो बीच का क्षेत्र है वहाँ पे बेसर शैली का बना हुआ होता है। इसमें नागर और द्रविड़ दोनों का मिश्रण होता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। खजुराहो का मंदिर नागर शैली में निर्मित है। 33 इनमें से कौन भारत के एक राज्य के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ एक सुप्रतिष्ठित आयोग के अध्यक्ष भी थे। तो कौन थे ये, तो ये थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 1968 में ये बिहार के 7वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य में थे और उसी समय ये पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष भी थे, तो इसको ध्यान में रखना है। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल और साथ ही साथ ये बिहार के मुख्यमंत्री भी थे। 34 डैश दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। तो दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है यह है अमेजन। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 35 विशाल गिलहरी जाइंट स्क्वायरल किस राज्य की राजकीय पशु है। तो विशाल गिलहरी जो है ये कहाँ की राजकीय पशु है, तो ये महाराष्ट्र की। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 36 स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था। तो स्वामी विवेकानंद का असली नाम जो था वो था नरेंद्र नाथ दत्त। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। स्वामी विवेकानंद जो है यही 1893 में शिकागो में धर्म सम्मेलन में भाग लेते हैं और एक तूफानी भाषण देते हैं और इनको तूफानी हिंदू भी कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। 37 इस वर्ष अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो 2023 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है ये किसे मिला है, तो क्लाउडीला गोल्डिन को मिला है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। 38 डैश भारत का पहला संरक्षित वन है। तो भारत का पहला संरक्षित वन जो है यह है सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ये कहाँ पे सतपुरा, ये मध्य प्रदेश में है। 39 भारत में हेमेटाइट अयस्क का सबसे बड़ा भंडार निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो हेमेटाइट अयस्क का सबसे बड़ा भंडार जो है यह है ओडिशा राज्य में। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। उसके बाद झारखंड में है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में है, उसके बाद कर्नाटक में है। तो अग्रिम राज्य जो है यह है ओडिशा हेमेटाइट उत्पादन में। 40 अल्लामेल वल्ली भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो अल्लामेल वल्ली का संबंध जो है यह है भरतनाट्यम से। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। और भरतनाट्यम का संबंध जो है ये तमिलनाडु राज्य से है। सत्रिया का संबंध असम से है, मणिपुरी का मणिपुर से और कथक का उत्तर भारत से यानी कि नॉर्थ इंडिया से। 41 विंग्स ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक की प्रसिद्ध आत्मकथा है। तो विंग्स ऑफ फायर जो है ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। और ये भारत के 11वें राष्ट्रपति थे 2002 से लेके 2007 तक, ये भी ध्यान में रखेंगे। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि ये कितने क्रम के राष्ट्रपति थे, तो इसको याद रखेंगे। 42 अपने देशांतरीय विस्तार में हिमालय में डैश समानांतर पर्वतमालाएं हैं। तो देशांतरीय विस्तार में हिमालय में कितनी समानांतर पर्वतमालाएं हैं, तो ये है 3। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 43 पुलकेशिन प्रथम दक्षिणी भारत के डैश वंश के संस्थापक थे। तो पुलकेशिन प्रथम जो है ये किस वंश के संस्थापक थे, तो ये चालुक्यों के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 540 ईस्वी में इन्होंने चालुक्य वंश की स्थापना की थी, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 44 निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के लिए एक उदारवादी क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी। तो ये कौन किए थे, तो ये हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ये गांधी जी के
कौन, मतलब गांधी जी के गुरु भी थे, गोपाल कृष्ण गोखले, और कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता भी इन्होंने की थी। और इन्हीं के द्वारा 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की भी स्थापना की गई थी, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 45, इसरो ने आदित्य L1 का प्रक्षेपक सुधार कौशल की, यह किसका अध्ययन करने वाली पहली भारतीय अंतरिक्ष आधारित वेधशाला है। तो इस आदित्य L1 जो है इसका संबंध किससे है, तो ये सूर्य का अध्ययन करेगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 46, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या डैश कहलाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम बर्थ रेट कहते हैं, यानी कि जन्म दर। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 1000 प्रति व्यक्तियों में शिशुओं की जो संख्या होती है उसे बर्थ रेट कहा जाता है। 47, 1857 में अंग्रेजों ने मुगल वंश के अंतिम शासक डैश को सत्ता से बर्खास्त कर दिया था। तो मुगल वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो ये बहादुर शाह जफर थे। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। इनको 1857 की क्रांति के बाद रंगून भेज दिया जाता है और वहीं पे इनकी मृत्यु भी हो जाती है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 48, नमक सत्याग्रह कम से कम 3 कारणों से उल्लेखित था, निम्नलिखित में कौन सा उनमें से एक कारण नहीं था। तो पहला क्या था कि इससे महात्मा गांधी को विश्व स्तर पर पहचान मिली थी, ये तो सही बात है। नमक सत्याग्रह के प्रसिद्ध होने का यह भी एक कारण था। दूसरा था यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधियों की जिसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया था, ये बात भी सही है। उसके बाद तीसरा है कि भारत की युवा आबादी स्कूलों में जाने लगी थी, तो यही तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, इसमें ये जो है ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो इसको ध्यान में रखेंगे। नमक कानून तोड़ने के बाद ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो चालू हो जाता है, यानी सभी ने अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल से। 6 अप्रैल को गांधी जी समुद्र का पानी उठा के नमक बनाते हैं और नमक कानून को तोड़ देते हैं, तो उसी के बाद सभी ने अवज्ञा कानून जो है वो चालू हो जाता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 49, मंगल पांडे को बैरकपुर में डैश को ब्रिटिश अधिकारी पर हमला करने के लिए फांसी दी गई थी। तो मंगल पांडे जो है ये ब्रिटिश अधिकारी पर कब हमला करते हैं, तो ये 29 मार्च 1857 को करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। और मंगल पांडे का संबंध जो है वो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट से है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। 50, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए हिस्से के रूप में बालिकाओं के लिए विशेष रूप से लॉन्च किए गए एक बैंक खाते का नाम क्या है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए जो एक विशेष बैंक खाते को लॉन्च किया गया है उसका नाम रखा गया है सुकन्या समृद्धि, इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। और ये 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से लॉन्च किया गया है। 51, भाप आसवन की तकनीक का उपयोग करके किस प्रकार के पदार्थों को अलग किया जाता है। तो भाप आसवन की तकनीक का उपयोग करके भाप वाष्पशील पदार्थ के प्रकारों को अलग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 52, उस अम्ल की पहचान करें जो पाचन में मदद करता है। तो पाचन में कौन सा अम्ल जो है ये मदद करता है, तो ये है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये हमारे पेट में भी पाया जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे, ये पाचन में मदद करता है। 53, DDT हमारे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है क्योंकि यह मधुमक्खी जैसे लाभकारी कीटों को मार देता है। DDT क्या है, तो ये खरपतवार के तौर पे यूज किया जाता है और मधुमक्खियाँ बैठती है उस पर और वो मर जाती है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। यह जो है मधुमक्खियों जैसे लाभकारी कीटों को मार देता है। 54, कौन सा एक कोशीय जीव एक ऐसी प्रक्रिया द्वारा भोजन प्राप्त करता है जिसमें कोशिकाएं बाह्य पदार्थ को कोशिका झिल्ली से परिग्रहित कर अवशोषित कर लेती है। तो ये क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका, तो ये हो जाएगा आपका अमीबा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है जो कि ऐसी प्रक्रिया द्वारा भोजन प्राप्त करता है जिसमें कोशिकाएं बाह्य पदार्थ को कोशिका झिल्ली से परिग्रहित कर अवशोषित कर लेती है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर 3। 55, सापेक्ष घनत्व डैश के बराबर है। तो सापेक्ष घनत्व जो है ये पदार्थ का घनत्व या पानी के घनत्व के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। 56, सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। तो सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र जो है Na2SO4। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। 57, डैश एक उभयलिंगी पुष्प होता है। तो उभयलिंगी पुष्प कौन होता है, तो ये हो जाएगा सरसों। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर।
58 सहसंयोजित बाइंडेड अणुओं में निम्न गलनांक और क्वथनांक बिंदु होते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि इंटरमोलिकुलर बल कमजोर होता है इसमें। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 59 अंतिम भाग से शुरू होने वाली एक कार 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर समान त्वरण के साथ 2 मिनट के लिए चलती है। कार द्वारा प्राप्त गति ज्ञात करें। तो कार के द्वारा प्राप्त गति यहाँ पे क्या है, कैसे हम निकालेंगे? तो v बराबर क्या होता है, 80 होता है। तो ये हमारे पास 1 दिया हुआ है और t 2 मिनट दिया हुआ है। तो 2 मिनट को सेकेंड में चेंज कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 120 सेकेंड। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो इस कार द्वारा प्राप्त गति मानी स्पीड पूछ रहा है, तो स्पीड कितना हो जाएगा, 120 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 60 जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिणी ध्रुव पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होगा? तो उसका जो भार है वो बढ़ जाएगा। जब उसको विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाएंगे तो उसका भार जो है वो बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 61 मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना होता है? तो ह्यूमन ब्रेन का जो वजन होता है वो कितना होता है, 1200 से 1400 ग्राम होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 62 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? तो 1 न्यूटन के बराबर 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 63 जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को डैश में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को किसके रूप में, किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित करते हैं? तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर कि इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने पर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 64 पांचवें आवर्त में अति धात्विक तत्व डैश है। तो पांचवें आवर्त में अति धात्विक तत्व जो है वो कौन सा है? तो वो है आपका रुबिडियम। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। इसका एटॉमिक नंबर 37 होता है और इसको Rb से दर्शाते हैं। 65 C6H12 में कितने साम्यवी यानी कि आइसोमर्स है? तो C6H14 में कितने आइसोमर्स हैं? तो ये है 5। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। 66 Pb प्लस CuCl2 बनाते हैं PbCl2 प्लस Cu। दी गई प्रतिक्रिया एक डैश प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है। तो इस तरह का रिएक्शन कैसा रिएक्शन कहलाता है? तो ये कहलाता है विस्थापन रिएक्शन। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। यहाँ पे क्या हो रहा है? तो ये डिस्प्लेस हो रहा है। ये Cl इसके साथ Pb के साथ आ जा रहा है और Cu अकेला रह जा रहा है, तो ये डिस्प्लेस रिएक्शन है। 67 निम्नलिखित परमाणु संख्याओं के समूह में कौन क्षारीय धातु के समूह है? तो क्षारीय धातु का समूह जो है ये कौन है? तो ये हो जाएगा आपका 37, 19, 3 और 55। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 37 जो है ये रुबिडियम का है, 19 जो है ये पोटेशियम का है, 3 लिथियम का है और 55 जो है ये सीजियम का एटॉमिक नंबर है। और ये सब क्षारीय धातु का समूह है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 68 एक दर्पण के वक्रता की फोकल लंबाई और त्रिज्या के बीच संबंध है। तो फोकल लंबाई और त्रिज्या के बीच का संबंध जो होता है वो कैसा होता है? तो R बराबर 2f। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 69 निम्न में कौन संयोजी उत्तक है? तो संयोजी उत्तक जो है ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हड्डी। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। हड्डी जो होता है इसमें क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। 70 मेंडलीव आवधिक सारणी में खोजे न गए तत्वों के लिए अंतराल छोड़ा गया था। निम्न में कौन से तत्व को बाद में आवर्त सारणी में एक स्थान प्राप्त हुआ है? तो मेंडलीव का जो आवर्त सारणी था उसमें जो तत्व नहीं खोजा गया था उसके लिए उन्होंने खाली जगह छोड़ दिया था और उसमें बाद में जाके कौन सा तत्व को रखा गया? तो वो जर्मेनियम को रखा गया, Ge। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 71 CO का आणविक द्रव्यमान है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान जो है ये कितना हो जाएगा? तो ये लगभग 28 के बराबर होता है, 28.01। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 72 ब्रायोफाइट की निचली वह त्वचा कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को डैश कहा जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है
राइजोइड। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आपको साइंस के क्वेश्चन जरूर थोड़े से टफ लग सकते हैं, तो इसका जो पूरे अच्छे से एक्सप्लेनेशन है वो तो टेलीग्राम ग्रुप पे मैं इसका आंसर दे दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। वीडियो लेक्चर को सुन के आप आंसर को याद भी कर सकते हैं और इस तरह के ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, क्योंकि बिहार CGL जो 3 हुआ था उसमें मेंस में भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने वो एग्ज़ाम दिया था, उसके अंदर ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोग को अच्छे से साइंस को कवर करना है, साइंस बहुत अच्छा लेवल का पूछा जाता है। 73 NO2 का धूम्र डैश रंग से है। तो NO2 का धूम्र जो है ये किस रंग का होता है? तो ये होता है भूरा रंग का। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। 74 इनमें से कौन सा खनिज सबसे नरम है? तो सबसे नरम खनिज जो है वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा टैल्क। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। और सबसे कठोर क्या होता है? कठोर वो हीरा होता है। 75 वाष्प मूत्र वाहिनी नामक एक सामान्य मार्ग बनाने के लिए डैश से आने वाली एक ट्यूब के साथ एकजुट करता है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ये हो जाएगा मूत्राशय, मूत्राशय। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। वाष्प मूत्रवाहिका नामक एक सामान्य मार्ग बनाने के लिए मूत्राशय से आने वाली एक ट्यूब के साथ एकजुट करता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। तो ये जो है हमारा 75 क्वेश्चन जो है साइंस का, GK, GS, करेंट, इन सब का 75 क्वेश्चन रहता है इन सब से मिला के, और 75 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग से रहता है। तो मैथ और रीजनिंग तो यहाँ पे करवाना संभव नहीं है, बहुत टाइम भी लग जाता है, डिस्प्ले भी छोटा है, तो अच्छे से एक्सप्लेन करने में दिक्कत होता है। तो आप लोग, मैं उसका आंसर भी प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग टेलीग्राम से उसके आंसर्स को देख के समझ लेंगे, खुद से भी सॉल्व करके देखेंगे। मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से ज़्यादा अच्छा होता है, और GK, GS साइंस के क्वेश्चंस को आपको याद करना होता है। तो इसलिए GK, GS और साइंस के क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे करवा देता हूँ, उसको आप याद कर लेंगे, और मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। इसका PDF जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, वहाँ से जुड़ जाएंगे। और साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी किया करिए। आप ही लोग के डिमांड पे ये सब प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। चलिए मिलते हैं कल नए प्रैक्टिस सेट में, सेट नंबर 3 में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।